नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम BGSI 001 जेंडर संवेदीकरण समाज संस्कृति और परिवर्तन खंड एक जेंडर की अवधारणा का निर्माण इकाई 4 दैनिक जीवन में जेंडर 4.1 प्रस्तावना। इस इकाई को जेंडर और विकास अध्ययन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए बनी इकाई से ग्रहण करते हुए उसे स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए रूपांतरित किया गया है। जैसा कि इकाई का शीर्षक संकेत करता है, हमारा मुख्य उद्देश्य केस स्टडीज और उदाहरणों का उल्लेख करते हुए जेंडर की सामाजिक निर्मिति के विविध आयामों को और उसके अर्थ को समझना है। जेंडर की सामाजिक निर्मिति समाज के कई पहलुओं जैसे जाति, सगोत्रता, किनशिप, विवाह और अन्य चीजों के साथ जेंडर के संबंधों को उजागर करती है। जेंडर निर्मिति की प्रक्रिया को महिलाओं के जीवन के कई पहलुओं जैसे कि कार्य, निर्णय निर्माण, ऑनर किलिंग और स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता के प्रतीकों के संबंध में व्याख्यायित किया जा सकता है। जेंडर निर्मिति सूक्ष्म और वृहद दोनों स्तरों पर प्रचालित होती है और बहुत हद तक समाज की संस्थागत व्यवस्थाओं में निहित रहती है। इस इकाई में जेंडर निर्मिति की प्रक्रिया का वर्णन सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है, जिससे कि सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर के चलते महिलाओं के प्रति भेदभाव और उनके द्वारा सामना किए जाने वाली लैंगिक असमानता की जटिल प्रक्रिया को समझा जा सके। इकाई में जेंडर की सामाजिक निर्मिति पर चर्चा की गई है। इकाई की शुरुआत सामाजिक निर्मिति के अर्थ की व्याख्या से होती है और जेंडर को संस्कृति, लिंग पृथक्करण, कार्य बल भागीदारी, निर्णय निर्माण, ऑनर किलिंग और स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता के प्रतीकों के संबंध में समझने की कोशिश की गई है। जेंडर निर्मिति पर अगला अनुभाग मुख्य रूप से संस्कृति और विभिन्न संरचनाओं जैसे कि कार्य, लैंगिक पृथक्करण और श्रम के विभाजन पर केंद्रित है, जो लैंगिक अंतरों के आधार पर चल रहे जेंडर विभाजन को स्थायी बनाए रखता है। इसी प्रकार कार्य और श्रम के लिंग आधारित विभाजन वाले भाग में हमने जेंडर की चर्चा एक विश्लेषणात्मक औजार के रूप में की है, जिससे कि असमानताओं को समझा जा सके। ये असमानताएं कार्यों के श्रेणी तंत्रीकरण के तरीकों, संसाधनों के असमान वितरण, खेती और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं के कार्यों की अनदेखी और घरों व परिवार के अंदर कार्य क्षेत्रों के लिंग आधारित अलगाव में दिखलाई पड़ती हैं। आइए इस इकाई के उद्देश्यों की ओर एक निगाह डालते हैं। 4.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप सक्षम होंगे कि आप समाज की व्यवस्था और संस्कृति के संबंध में जेंडर निर्मिति की प्रक्रियाओं की व्याख्या कर सकें। विकास संकेतकों जैसे कि लैंगिक पृथक्करण, लिंगाधारित अलगाव, श्रम विभाजन, निर्णय निर्माण और समाजीकरण के संबंध में जेंडर निर्मिति के निहितार्थों का परीक्षण कर सकें। जेंडर और समाज की संरचनात्मक व्यवस्थाओं के बीच संबंध का परीक्षण कर सकें और जेंडर निर्मिति की सार्वभौमिक स्थितियों के आवश्यक लक्षणों का विश्लेषण कर सकें। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 4.3 सामाजिक निर्मिति और जेंडर। प्रायः कहा जाता है कि सामाजिक वास्तविकता जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर सामाजिक निर्मिति क्या है? कैसे किसी समाज का दृष्टिकोण या सामाजिक निर्मिति आकार ग्रहण करती है? क्या यह अपने आप आकार ग्रहण करती है? क्या यह संस्कृति विशिष्ट होती है? आइए हम सामाजिक बनावट की इस प्रक्रिया का परीक्षण करते हैं। प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक अंतरक्रियाओं के दौरान हम विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन करते हैं, तमाम घटनाओं का अनुभव करते हैं। ये घटनाएं जिनका अनुभव हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं, हमारे मन में उस समाज या दुनिया की एक तस्वीर बनाने में मदद करती हैं। वास्तव में जो कुछ भी हमारे साथ प्रतिदिन घटित होता है, उसे हम दुनिया और समाज की अपनी समझ के चश्मे के आधार पर देखते जाते हैं। दुनिया या वस्तुओं के बारे में प्रतिदिन की ये संवेदनाएं हमारी सामाजिक वास्तविकता का या सामाजिक वास्तविकता की निर्मिति का आधार बनती हैं। इस अर्थ में सामाजिक निर्मिति एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत मनुष्य और अन्य सामाजिक संस्थाएं और व्यवहार आंतरिक रूप से संबंधित रहते हैं। सामाजिक निर्मिति पर लोगों के किसी खास समूह या वर्ग का भी प्रभाव पड़ता है। यह उनसे आकार भी ग्रहण करती है और उनके हितों से प्रभावित भी होती है। इस अर्थ में प्रभावशाली समूहों की संस्कृति, मानकों,
विचारधाराओं और मूल्यों का प्रयोग किसी खास सामाजिक निर्मित के रूप को बरकरार रखने और उसे न्याय संगत ठहराने के लिए किया जाता है। इसलिए सामाजिक निर्मितियां ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम दैनिक जीवन को समझते हैं और जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, गोत्र, जेंडर और अन्य आधारों पर लोगों का वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं। इस तरह लोगों का यह वर्गीकरण सामाजिक निर्मिति का परिणाम होता है। प्रगति परिश्रम अभ्यास। 1. सामाजिक निर्मिति क्या है? 2. सामाजिक निर्मितियों के आधार पर समूह किस तरह वर्गीकृत किए जाते हैं? आइए अब हम सामाजिक निर्मिति और जेंडर के बीच संबंधों का अध्ययन करें। चूंकि हम जेंडर की सामाजिक निर्मिति की छानबीन करेंगे, इसलिए हम कुछ पहलुओं जैसे लिंग, सेक्स और जेंडर के बीच अंतर के साथ साथ जेंडर की सांस्कृतिक निर्मिति पर भी केंद्रित रहेंगे। लिंग, सेक्स और जेंडर। जेंडर की सामाजिक निर्मिति की समझ की शुरुआत 2 अवधारणाओं की व्याख्या से होती है। ये 2 अवधारणाएं हैं जेंडर और सेक्स। संकल्पनाओं के रूप में ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं। जेंडर शब्द ऐसे अंतरों, श्रेणी तंत्रों, पदानुक्रमों की तरफ संकेत करता है जो पुरुष और महिला के बीच मौजूद होते हैं। यह समाज में महिलाओं और पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं से संबद्ध सांस्कृतिक निर्मितियों की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त जेंडर इस पहलू का विश्लेषण करता है कि महिलाओं का व्यवहार किस प्रकार समाज के मानकीय व्यवहार के अनुरूप आकार ग्रहण करता है। एक संकल्पनात्मक औजार के रूप में जेंडर का प्रयोग महिलाओं और पुरुषों के मध्य पाई जाने वाली असमानता के संरचनात्मक संबंधों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह असमानता समाज में हर जगह परिलक्षित होती है, जैसे कि परिवार और घर में, धर्म, जाति, श्रम बाजार, शिक्षा, पारिस्थितिकी, वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और राजनीतिक संस्थाओं तक में। जबकि दूसरी ओर लिंग, सेक्स, महिला और पुरुष के बीच के जैविक अंतरों को स्पष्ट करता है, जो सभी स्थानों और समय में एक समान बना रहता है। इसलिए जेंडर को एक ऐसी धारणा, नोशन के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है जो रूपरेखाओं का एक ऐसा समुच्चय प्रस्तुत करती है जिसके भीतर सामाजिक और विचारधारात्मक निर्मिति और लिंगों के बीच के अंतरों के प्रतिनिधित्व को व्याख्यायित किया जाता है। जेंडर समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं की पहचान करते हुए सामाजिक प्राणी के रूप में अपनी स्थिति ग्रहण करते हैं। उनकी यह पहचान निर्धारित जेंडर भूमिका और पुरुष या महिला के रूप में सामाजिक रूप से उपयुक्त व्यवहारों और विशेषताओं के साथ जुड़ी होती है। स्टैनली एंड वाइज, 2002। महिलाओं की पहचान सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मातृत्वपरक भूमिका तथा महिलाओं द्वारा व्यक्तिनिष्ठ रूप से किए गए प्यार, दुलार, सहारे के अनुभवों के साथ जोड़कर देखी जाती है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र से पुरुषों की निकटता निर्वैयक्तिक और पेशेवर प्रकृति की है, जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व की सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितियों के उत्पाद हैं। महिलाओं से प्राकृतिक माताओं, पत्नियों, पुत्रियों और गृहिणियों के रूप में सामाजिक अपेक्षाएं मात्र पितृसत्तात्मक निर्मितियों के कारण अस्तित्व में नहीं हैं, बल्कि यह समाज के भौतिक वातावरण में भी संचालित होती रहती है। कुछ नारीवादी भूगोलवेत्ताओं ने तर्क पेश किया है कि अंतरिक्ष और जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित किए जाते हैं और महिलाओं का शरीर, उनकी गतिविधियां और उनकी गतिशीलता निश्चित भौतिक क्षेत्रों और संरचनाओं तक सीमित है। उदाहरण के लिए, यह माना जाता है कि घर की निर्मिति महिला की जेंडर भूमिका के परिणाम स्वरूप होती है, जबकि वही घर स्वतंत्रता और गतिशीलता तक महिलाओं की पहुंच को बाधित करता है, संकुचित करता है। इसी तरह से ऐसी महिलाएं जो घरों से बाहर जाकर काम करती हैं और कॉल सेंटर इत्यादि जगहों पर काम करने के लिए रात में यात्राएं करती हैं, प्रायः यौन उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या के शिकार हो जाती हैं। यह श्रम को स्त्रीकृत करने के सिद्धांत में एक विमर्श है जो दिखलाता है कि कॉल सेंटर उद्योग की समय स्थान प्रणाली किस प्रकार अपनी प्रकृति में जेंडरीकृत है। पटेल, 2010। डंडा लिंग, सेक्स किसी व्यक्ति को उसके लैंगिक वर्गीकरण के साथ जोड़ता है और परिणाम स्वरूप उक्त व्यक्ति को स्त्रीत्व और पुरुषत्व की सामाजिक धारणाओं के भीतर जकड़ देता है। जेंडर समाजीकरण की यह प्रक्रिया व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपने लैंगिक वर्गीकरण को सामाजिक स्तर पर कायम रखे।
4.3.1 जेंडर की सांस्कृतिक निर्मिति। जेंडर एक बहुत जटिल अवधारणा है जिसकी निर्मिति सामाजिक रूप से और निर्धारण सांस्कृतिक रूप से होता है। संस्कृति को संबंधों के एक ऐसे संजाल नेटवर्क्स के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो किसी विशेष समुदाय या समूह के जीवन के प्रतिमान पैटर्न को एक अर्थ प्रदान करता है। संस्कृति जीवन के लगभग सभी पहलुओं को समाविष्ट करती है जिसमें उत्पादन के संगठन, परिवार और अन्य संस्थाओं की संरचना, समाज की विचारधाराएं और मानकीय प्रतिमान तथा अंतर्क्रियाओं या संबंधों की प्रकृति शामिल होते हैं। जेंडर की सांस्कृतिक निर्मिति समाजीकरण के संदर्भ में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की निर्मिति की बात करती है। इसका अर्थ है सामाजिक विकास के दौरान व्यक्ति स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होने के लिए जेंडरीकृत शरीर हासिल करते हैं। स्त्रीत्व और पुरुषत्व की निर्मिति परिवार, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों और संस्थाओं से भी आकार ग्रहण करती है। संस्कृति के संबंध में जेंडर की निर्मिति को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत वर्णित किया जा सकता है। जेंडर की निर्मिति प्रभुत्व के तंत्र को सहारा देती है। जेंडर की श्रेणियां न तो कभी निष्पक्ष होती हैं और न ही समान। पुरुष और महिला के बीच असमान संबंध के तंत्र के रूप में जेंडर कार्यक्षेत्र में, उत्पादन प्रक्रियाओं में, संसाधनों और शक्ति तक पहुंच में, विशिष्ट जेंडर भूमिकाओं को स्वीकारने में और श्रम बाजार में लैंगिक पृथक्करण के रूप में व्यक्त होता है। जेंडर की निर्मिति बनाम जेंडर की वैयक्तिक अभिव्यक्ति। नारीवादी मनोविश्लेषक मूल्यांकित करते हैं कि जेंडर को अनन्य रूप से सांस्कृतिक, भाषिक और राजनीतिक निर्मिति के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जेंडर की निदेशात्मक, प्रिस्क्रिप्टिव निर्मिति और इन निर्मितियों पर वैयक्तिक विचारों में अंतर किया जाना चाहिए। जेंडर की निदेशात्मक निर्मिति उन छवियों को संदर्भित करती है जो सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, समाज में यह विचार गहराई से जड़ जमा चुका है कि किसी बच्ची को भविष्य में गृहिणी बनने के लिए ही तैयार किया जाना चाहिए और समाज का यह विचार उसके पहनावे के चयन, उपयुक्त आचरण और महिलाओं को देखभाल करने या पोषण करने वाली गतिविधियों में लगाए जाने से व्यक्त होता है। वैयक्तिक विचार उन अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं जो उस व्यक्ति की मानसिकता तथा सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक या ऐतिहासिक मानकों के बीच घटित होती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई लड़का लड़की लिंग परिवर्तन के लिए शल्य चिकित्सा से गुजरती है तो दो प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। ये दो प्रश्न इस प्रकार हैं: किसी व्यक्ति की जेंडर पहचान में परिवर्तन के बाद समाज उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है? समाज के सदस्य किस हद तक विविध जेंडर भूमिकाओं और व्यवहारों को आत्मसात कर पाते हैं? यह बिंदु हमारे सामने जेंडर व्यवहार, डूइंग जेंडर अपॉस्ट्रोफी को एक संकल्पना के तौर पर चर्चा के लिए प्रस्तुत करता है। जेंडर व्यवहार में सामाजिक रूप से शासित बोधात्मक, अंतःक्रियात्मक और सूक्ष्म राजनीतिक गतिविधियों का जटिल समुच्चय शामिल रहता है जो पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक प्रकृति की अभिव्यक्तियों के रूप में विशेष कार्य करता है। वेस्ट एंड जिमरमैन 2002 डंडा। इसलिए जेंडर सामाजिक स्थितियों में अंतर्निहित होता है, अर्थात यह सामाजिक व्यवस्थाओं का उत्पाद और सामाजिक व्यवस्थाओं द्वारा उत्पादित दोनों होता है। नया जन्म लेने वाला बच्चा उसी लैंगिक पहचान को लेकर आगे चलता है जिसे उस बच्चे पर समाज द्वारा थोपा गया होता है। अंततोगत्वा, माता पिता या प्राथमिक रखवालों से लगातार अंतर्क्रिया द्वारा शिशु धीरे धीरे जेंडर पहचान ग्रहण कर लेता है। जेंडर व्यवहार एक प्रक्रिया है जो समाज में इस मूलभूत जेंडर विभाजन को वैधता प्रदान करती है। बॉक्स संख्या 4.1। एग्नेस का मामला, एक किन्नरलिंगी ट्रांससेक्सुअल लड़का। वेस्ट और जिमरमैन 3 विश्लेषणात्मक श्रेणियों जैसे लिंग श्रेणी और जेंडर की चर्चा करते हैं ताकि जेंडर व्यवहार, डूइंग जेंडर की धारणा को समझा जा सके। एक किन्नरलिंगी ट्रांससेक्सुअल लड़के इग्नेस की केस स्टडी गारफिंकेल द्वारा की गई थी। यह स्टडी जेंडर निर्मिति को समझने का बढ़िया उदाहरण होगी। 17 साल की उम्र में इग्नेस ने एक स्त्री की पहचान ग्रहण की और इसके कुछ वर्षों बाद जेंडर निर्मिति को समझने के लिए लिंग परिवर्तन हेतु सर्जरी करवाई। उसके पास पुरुष जननांग थे और वह अपने को औरत के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी।
सामाजिक रूप से निर्मित स्थिति में वह स्त्रीवाचक अभिलक्षणों को सीखने और स्त्रीत्व की धारणा का विश्लेषण करने के लिए बाध्य obliged हुई। उसके पास ऐसे लिंग सेक्स की जैविक विशेषताएं नहीं थीं, जिसे सामाजिक रूप से मान्य स्त्रीलिंग की विशेषताएं कहा जाता है। इस बहस का अधिक केंद्रित बिंदु केसलर और मैककेन्ना की स्थिति है, वह यह कि जैविक मानदंड लिंग सार्वजनिक समझ से छिपा रहता है और व्यक्ति सामाजिक रूप से मान्य स्त्री या पुरुष मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना जारी रखता है। स्त्री या पुरुष जेंडर आरोपण प्रक्रिया का परिणाम है और जेंडर योग्यता गतिविधि का महत्वपूर्ण भाग बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा किसी व्यक्ति की सूट और टाई में तस्वीर देखता है, तो वह बच्चा तुरंत उस तस्वीर का तादात्म्य पुरुष की छवि से जोड़ लेता है। लिंग कोटि सेक्स कैटेगरी सामाजिक रूप से स्थित होती है और व्यक्ति द्वारा दैनिक अंतक्रियाओं के माध्यम से ग्रहण की जाती है। लोग किसी व्यक्ति की गतिविधियों का अनुभव करते हैं और उसी के अनुरूप लिंग की कोटि का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इस प्रसंग में जेंडर को संस्कृति और समाज के उत्पाद के रूप में समझा जाता है। संदर्भ वेस्ट एंड जिम्मरमैन 2002 डंडा। ऊपर दिए गए उदाहरण दिखलाते हैं कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व की श्रेणियां किस प्रकार सामाजिक रूप से निर्मित की जाती हैं, और यह भी कि जेंडर पहचान तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब जैविक श्रेणीकरण के साथ इसकी पुष्टि कर ली जाए। 4.3.2 जेंडर समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई शिशु चाइल्ड एक सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित होता है। सामाजिक प्राणी का अर्थ है कि वह सामाजिक मूल्यों, मानकों और सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार का पालन करता है। वृहत्तर संदर्भ में लैंगिक भूमिका के हिसाब से किया जाने वाला समाजीकरण महिलाओं के शोषण का साधन है। स्टैनली और वाइज तर्क देते हैं कि लैंगिक भूमिका को प्रायः जेंडर भूमिका यानी स्त्रीत्व या पुरुषत्व के गुणधर्म की अभिव्यक्ति करने के तौर पर समझ लिया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में देखा गया है कि एक संस्था के रूप में परिवार जेंडर समाजीकरण और जेंडर भूमिकाओं को आत्मसात करने में सहायक बनता है। माँ या प्राथमिक देखभाल करने वाला व्यक्ति बच्चों के लिंग की श्रेणी के अनुसार उनसे अलग अलग व्यवहार करता है। इस भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण में बच्चों को छूने, दुलार करने तथा लड़के के लिए स्वायत्तता का विचार और लड़कियों के लिए स्वायत्तता के अभाव जैसी बातें शामिल होती हैं। अधिकतर अभिभावक इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन बच्चों के लिए विशिष्ट प्रकार के खिलौने, विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें देते समय भी करते हैं। इन पुस्तकों आदि के जरिए बच्चों में तस्वीरों के माध्यम से यह समझ बनती चली जाती है कि माँ रसोई में काम करती है। इसके अतिरिक्त जेंडर भूमिका और व्यवहार टेलीविजन में भी ऐसे दिखाए जाते हैं कि बच्चे दैनिक जीवन में रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप्ड जेंडर भूमिकाओं की पहचान करते जाते हैं। परिवार और माता पिता प्राथमिक माध्यम के तौर पर सामने आते हैं जिनके जरिए रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप्ड जेंडर भूमिकाओं की पहचान बच्चों तक पहुंचती है। स्टैनली एंड वाइज 2002 डंडा। प्रगति परिश्रम अभ्यास। 1. जेंडर की सांस्कृतिक निर्मिति क्या है? 2. समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। आइए अब हम एक बच्ची, छोटी लड़की की सांस्कृतिक निर्मिति के बारे में पढ़ें। 4.3.3 लड़की की निर्मिति। एक छोटी लड़की की निर्मिति में हम भारत जैसे पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाजों में एक बच्ची के समाजीकरण की प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। इस अनुभाग में हम उन बाधाओं पर प्रकाश डालेंगे जिनका सामना एक छोटी बच्ची को एक महिला बनने के दौरान समाजीकरण की प्रक्रिया में करना पड़ता है। दुबे 2001 समाजीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करते हुए इसे जेंडर समाजीकरण का एक रूप कहते हैं जिसमें महिला और पुरुष को जेंडरीकृत प्राणी के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। ये जेंडरीकृत प्राणी भाषा, प्रथाओं, समारोहों और व्यवहारों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारतीय परिवारों में जेंडर के अंतर की धारणा प्रजनन के समय से शुरू हो जाती है। जैसे संतानोत्पत्ति के संबंध में माता और पिता दोनों अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। सांस्कृतिक रूप से यह माना जाता है कि पिता बीज प्रदान करने वाला होता है और माता धरती का प्रतीक होती है, जो बीज को धारण करती है और उसका पोषण करती है। ये अलग अलग भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से कल्पित होती हैं और परिवार,
विवाह और नातेदारी के द्वारा लगातार चलती रहती हैं। इसलिए परिवार और नातेदारी जेंडर समाजीकरण को समझने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। लड़की और मायका डैश। स्त्रीत्व की निर्मिति एक जटिल और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो भाषा, मुहावरों और प्रथाओं द्वारा व्यक्त होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में विवाहित और अविवाहित दोनों तरीके की महिलाओं के लिए मायके का संदर्भ मुहावरों के रूप में वृहद स्तर पर प्रयोग किया जाता है। रोजाना की बातचीत में भी भाषण या कहावतों के रूप में बेटे लड़के की चाहत को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसे माता पिता को जिनकी केवल एक संतान पैदा होती है और वह भी बेटी पैदा होती है, प्रायः ऐसी स्थिति में माना जाता है जिनका भविष्य अंधकारमय होता है क्योंकि बुढ़ापे में सहारे के लिए उनके पास कोई नहीं होता। दुबे 2001 डंडा। इसी तरह मायका या माता पिता का घर लड़कियों के लिए हमेशा अस्थायी घर माना जाता है। इसलिए लड़कियां इसी धारणा के साथ बड़ी होती हैं कि उनका अपना घर शादी के बाद भविष्य में बनेगा। मुहावरे और प्रथाएं इस अपरिहार्य तथ्य का एहसास कराती रहती हैं कि लड़कियों की सदस्यता उनके मायके से पति के घर अर्थात ससुराल में स्थानांतरित हो जाएगी। दुबे ने भारत के कई भागों में बोली जाने वाली कहावतों का संग्रह किया है। उड़ीसा में एक कहावत है, घी के साथ बेटी। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि दोनों ही मूल्यवान हैं, मगर यदि सही समय पर नहीं निपटाया गया तो दोनों बदबू फैलाती हैं। इसी प्रकार दुर्गा पूजा और गौरी पूजा जैसे कुछ त्योहार हैं जो देवियों के संदर्भ में घर वापसी जैसी धारणा को बल प्रदान करते हैं। ये त्योहार तमाम अनुष्ठानों से युक्त होते हैं जो छोटी लड़कियों को यह संदेश देते हैं कि उन्हें अपनी मां का घर छोड़ना है और उन्हें ऐसे ही त्योहारों पर मायके में आमंत्रित किया जाएगा। एक छोटी लड़की की निर्मिति की शुरुआत उसी समय हो जाती है जब उसे यह एहसास होने लगता है कि मायके, पैतृक घर की सदस्यता तो महज अस्थायी भर है। उसे इस अस्थायी सदस्यता के दौरान ही कुछ आदर्श स्त्रीवाचक व्यवहारों को सीखने की अनिवार्यता होती है। लड़की के समाजीकरण की प्रक्रिया में स्त्रीत्व की सांस्कृतिक निर्मिति के दो चरण यौवन पूर्व और यौवन पश्चात शामिल होते हैं। लड़कियों में यौवन पूर्व शुचिता के महत्व का भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के साथ साथ देश के अन्य भागों के रस्मों रिवाजों में भी विशेष संज्ञान लिया जाता है। बॉक्स संख्या 4.2 केस विश्लेषण। नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं की पूजा और उन्हें भोजन कराने की प्रथा पूरे भारत में व्यापक रूप से प्रचलित है। त्योहार के 8वें दिन रजस्वला होने से पूर्व की कन्याओं की, जो दरअसल देवी माँ का प्रतिनिधित्व करती हैं, प्रथा के तौर पर पूजा की जाती है और उन्हें खाना खिलाने के साथ उपहार दिए जाते हैं। जेंडर विश्लेषण के लिए इससे निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 1. इस त्योहार में लड़कियों को दिया गया रूप निश्चित रूप से स्त्रीवाचक प्रकृति का होता है। 2. स्त्रीत्व की चेतना का निर्माण उनके पहनावे की शैली से और उनको दिए गए उपहारों के माध्यम से किया जाता है। और 3. रजस्वला होने के पहले और रजस्वला होने के बाद के बीच बहुत स्पष्ट अंतर रखा जाता है और परिणाम स्वरूप स्त्रियों की रजस्वला होने से पहले के समय से शुचिता और पवित्रता का भाव जुड़ा होता है। इन रस्मों रिवाजों में स्त्रीत्व की निर्मिति को प्रतीक का रूप प्रदान किया जाता है और व्यवस्थित ढंग से उपयुक्त स्त्रीवाचक व्यवहार की रूपरेखा लड़कियों के दिमाग में बैठा दी जाती है। किशोरावस्था का आरंभ एक दौर होता है जो महिलाओं के जीवन में बदलाव और रूपांतरण के लिए जाना जाता है। यह दौर तमाम कैशोर्य प्रथाओं, खाने के नियमन और कुछ दिनों के लिए घर के अन्य सदस्यों से लड़कियों के अलगाव से जुड़ा होता है। ये प्रथाएं व्यापक रूप से भारत में अपनाई जाती हैं। ये कैशोर्य प्रथाएं लड़कियों में विवाह और मातृत्व के संदर्भ में यौन शुचिता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती हैं। 4.4 लैंगिक पृथक्करण का व्यवहार। लैंगिक पृथक्करण का अवलोकन एवं अध्ययन अधिकांशतः पेशेवर और आर्थिक संरचनाओं में किया जाता है, जो दिखलाता है कि किसी आर्थिक सुधार के दौर में महिलाएं किन्हीं विशिष्ट प्रकार के पेशों को अधिक अपनाती हैं। पर्दा प्रथा या महिलाओं को अलग रखने की प्रथा का पालन विभिन्न देशों और समुदायों के बीच व्यापक तौर पर किया जाता है और इसमें कार्यों और गतिविधियों में स्पष्ट तौर पर लैंगिक पृथक्करण निर्धारित होता है। बांग्लादेश में
महिलाओं के अलगाव का व्यवहार निजी बाह्य के विभाजन के आधार पर किया जाता है। लेखक कहता है कि बांग्लादेश की गरीब महिलाएं दोहरे तौर पर एक खांचेबद्ध अवस्था में रखी जाती हैं। गरीब महिलाओं को निष्क्रिय और कमजोर बनाए रखा जाता है, फिर भी उन्हें विकास के लिए संभावनाशील लक्षित समूह माना जाता है। महिलाओं की इस तस्वीर को तमाम सांस्कृतिक निर्मितियों के माध्यम से मजबूत किया जाता है, जैसे कि महिलाओं को जीवित रहने के लिए हमेशा पुरुषों के संरक्षण की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, निजी बाह्य के विभाजन ने घरों की चारदीवारी से बाहर निकलने में महिलाओं की स्वतंत्रता को कम किया है, इसलिए वे पारिवारिक जीवन के क्षेत्र के अंदर ही गतिविधियां निष्पादित करती हैं। कबीर 1990 डंडा श्रम बाजार में भेदभावपूर्ण मजदूरी, कार्य की प्रकृति और कार्य की मात्रा के संबंध में महिला और पुरुष के बीच गहरी खाई है। परंपरागत तौर पर माना जाता है कि महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, परिवार के अंदर महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच अपने पुरुष सहभागी के द्वारा होती है। इसी तरह श्रम बाजार में महिलाएं मजदूरी पाने और अन्य कार्य अवसरों की खोज में दूसरे पुरुषों के माध्यम का प्रयोग करती हैं। अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र में रोजगार करती है। महिला कार्यबल का 95.79% असंगठित क्षेत्र में है, जबकि पुरुष कार्यबल का 89.77%। डंडा श्रम बाजार में जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है और यह भेदभाव असंगठित और निजी क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं की सामाजिक आर्थिक असुरक्षा का कारण बनता है। सेठ 2001 डंडा इसी प्रकार राजनीतिक और तकनीकी रोजगार में भी महिलाओं की सहभागिता बहुत कम है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत अधिक है, हालांकि अधिकांश महिलाएं सीमांत कर्मकारों की तरह हैं। कृषि में महिलाओं और पुरुषों के बीच विभाजित काम की प्रकृति में भी भेदभाव किए जाते हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में पुरुष जुताई और सिंचाई से संबंधित कार्यों में लगे हैं और महिलाएं अधिकांशतः बुआई, पौधों की देखभाल और कटाई जैसे कार्यों में लगी हैं। यह भी देखा गया है कि पुरुष खेतिहर उत्पादों के विपणन कार्यों में लगे हैं। संसाधनों के नियंत्रण और आधिक्य से संबंधित विषय को भी पुरुषों का कार्यक्षेत्र माना गया है। इतना ही नहीं, प्राथमिक देखभाल करने वाले की भूमिका में महिलाओं की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे लचीला और अस्थायी काम स्वीकार करने के लिए तैयार रहती हैं। यह भी सही निष्कर्ष निकाला गया है कि महिलाओं को खेती में आरक्षित सेना की तरह माना जाता है, जिन्हें श्रम बाजार से इसलिए बाहर रखा जा सकता है कि श्रम संकट की स्थिति में उनका प्रयोग किया जा सके। महिलाएं एक कर्मचारी की तरह किसी संविदा में नहीं बंधती और उन्हें खराब सुरक्षा स्थितियों और अन्य संवेदनशील स्थानों में लगाए रखा जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्त्रियां कार्यबल के रूप में प्राथमिक महत्व की हैं, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य और श्रम सुरक्षा मानकों से वंचित भी हैं। प्रगति परिश्रम अभ्यास -1 लैंगिक पृथक्करण जेंडर निर्मिति को समझने में कैसे सहायता करता है। 2. एक छोटी लड़की की सांस्कृतिक निर्मिति का क्या अभिप्राय है। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि जेंडर का श्रम विभाजन और कार्यक्षेत्र से क्या संबंध है। 4.5 श्रम विभाजन और कार्यक्षेत्र। जेंडर संबंध श्रम के लैंगिक सेक्सुअल विभाजन के अंदर समाहित होते हैं और प्रायः जेंडर संघर्ष उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में कृषि को प्रायः खेती की स्त्रैंड प्रणाली समझा जाता है। कृषि में कार्यक्षेत्र का आवंटन जेंडर के अनुरूप किया जाता है। अफ्रीका में महिलाओं और पुरुषों के बीच कार्यक्षेत्र का अलगाव ही महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम के सामाजिक विनिमय का संकेत करता है। हालांकि महिलाओं का कार्यक्षेत्र दावों और बाध्यताओं के जटिल समुच्चय से घिरा होता है। जैसा व्हाइटहेड तर्क देते हैं कि अफ्रीका में 2 भिन्न प्रकार के सामाजिक वातावरण महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। महिलाओं के कार्यक्षेत्र में संसाधनों जैसे भूमि और उत्पादों तक उनकी पहुंच में उनके बच्चे, पति और परिवार के अन्य सदस्य भागीदार होते हैं। महिलाओं का दायित्व होता है कि वे अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कार्य करें, लेकिन इन श्रमयुक्त कार्यों के बदले या उसके लाभ में महिलाओं को कुछ भी नहीं मिलता। दरअसल महिलाओं का श्रम अधिकारों और दायित्वों के सामाजिक वातावरण में गठित होता है। पति के खेत में महिलाओं के कार्य को उसके सामान्य अधिकारों और कल्याण तथा परिवार के एक सदस्य के रूप में सहारे की तरह समझ लिया जाता है।
स्त्रियों के कार्य के क्षेत्र में बोसरूप की पुस्तक वीमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को व्यापक रूप से मान्यता मिली हुई है। बॉक्स संख्या 4.3। बोसरूप ने खेती की दो प्रणालियों की चर्चा की है। अफ्रीका में प्रचलित स्त्रैण प्रणाली बनाम एशियाई देशों में प्रचलित पुरुष प्रणाली। अफ्रीकी खेती स्त्रैण प्रणाली की ओर झुकाव रखती है, जिसकी विशिष्टता होती है पारिवारिक श्रम का इस्तेमाल, जिसमें स्त्री श्रम बल की भागीदारी की प्रतिशतता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता और गतिशीलता तक महिलाओं की अधिक पहुंच, दुल्हनों की ऊंची कीमत और लड़कों को कम तरजीह देने जैसी बातें सामने आती हैं। जबकि एशियाई देशों की पुरुष प्रणाली की विशिष्टताओं में पुरुष के मजदूरी युक्त श्रम की अधिक भागीदारी होती है, जो खेती से महिलाओं को बाहर करने का संकेत करता है। खेती से महिलाओं के अलगाव की यह परंपरा कुछ सामाजिक मानकों जैसे महिलाओं के विरासत अधिकारों में कमी, दहेज, पुत्रों को अधिक तरजीह देना और बढ़ती महिला मृत्यु दर के फलस्वरूप असंतुलित होते लिंगानुपात के रूप में व्यक्त होती है। बॉक्स संख्या 4.3 में वर्णित किए गए खेतिहर मॉडल में कृषि के संदर्भ में श्रम विभाजन की अवधारणा की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। आरंभ करते हुए लेखक ने अफ्रीकी खेती की प्रणाली को खेती की स्त्रैण प्रणाली कहा है, जिसमें आधुनिकता और आर्थिक विकास के दौर में महिलाएं हाशिए पर निर्वासित कर दी गईं। व्हाइटहेड तर्क देते हैं कि कैसे कृषि भी अपनी प्रकृति में जेंडर से युक्त है। नकदी फसल वाले क्षेत्रों का प्रबंध पुरुष और उनके पुरुष साथियों द्वारा किया जाता है, जबकि खाद्य फसल क्षेत्रों की व्यवस्था महिला श्रम द्वारा की जाती है। अफ्रीका के संदर्भ में यह मॉडल निर्वाह कृषि की स्त्रैण प्रकृति और आधुनिक कृषि क्षेत्रों में भागीदारी में महिलाओं की अयोग्यता पर जोर देती है। हालांकि इस ढांचे की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसमें आधुनिक खाद्य उत्पादन में महिलाओं के योगदान को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है। अफ्रीकी घरों की नकदी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्त्रियों ने नकदी फसलों या बढ़े हुए व्यापार हेतु पारिवारिक श्रम में महत्वपूर्ण भागीदारी की है। कार्य वर्क को प्रायः शारीरिक और मानसिक श्रम समझा जाता है। होशचाइल्ड, रेड फर्नांडो ने 2010 द्वारा उल्लिखित ने एक नई शब्दावली भावुक श्रम, इमोशनल लेबर का प्रयोग किया, जो एक विशिष्ट प्रकार के कार्य की ओर इशारा करती है। यह कार्य देखभाल और पोषण से संबंधित होता है। भावुक श्रम स्त्रैण पेशे से जुड़ा होता है, चाहे वह परिवार हो या फिर कार्यक्षेत्र। चूंकि इस श्रम की अच्छी खासी जरूरत है, इसलिए इस विशिष्ट प्रकार के कौशल के लिए भी भविष्य में भुगतान किया जाना चाहिए। परिवार में स्त्रियों के गैर भुगतान वाले कार्यों को प्यार का श्रम, लेबर ऑफ लव कहा गया है, जो राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली में अलाभ कर बना रह जाता है। बॉक्स संख्या 4.4 प्यार का श्रम। क्या आपके कई बच्चे हैं? डॉक्टर ने पूछा। ईश्वर ने मुझसे मुंह मोड़ रखा है। जन्म ले चुके 15 बच्चों में से केवल 9 जीवित हैं। क्या आपकी पत्नी कार्य करती है? नहीं, वह घर पर रहती हैं। ओह, वह अपना दिन कैसे बिताती हैं? डॉक्टर ने पूछा। वह सुबह 4 बजे जग जाती हैं, पानी भरती हैं, लकड़ी काटती हैं, आग जलाकर नाश्ता तैयार करती हैं। फिर वह कपड़े धोने के लिए नदी जाती हैं। उसके बाद वह अनाज पिसवाने कस्बे जाती हैं और जिस चीज की जरूरत होती है उसे बाजार से खरीद कर लाती हैं। फिर वह दोपहर का भोजन पकाती हैं। क्या आप दोपहर में घर आते हैं? नहीं, नहीं, वही खेतों में मेरे लिए खाना ले आती हैं। घर से 3 किलोमीटर दूर है बस। फिर उसके बाद? वह मुर्गियों और सुअरों का ध्यान रखती हैं और वास्तव में वह दिन भर बच्चों की भी देखभाल करती हैं। फिर वह रात का भोजन पकाती हैं और जब मैं घर लौटता हूँ तो भोजन तैयार रहता है। क्या रात का भोजन पकाने के बाद सोने चली जाती हैं? नहीं, मैं खाकर सोने चला जाता हूँ। उसके पास घर के और भी कुछ काम होते हैं और रात के 9 बजने पर वह खाली हो पाती हैं। फिर भी आप कहते हैं कि पत्नी कुछ काम नहीं करती? हाँ, डॉक्टर, सचमुच वह कुछ नहीं करती। मैंने बताया तो आपको कि वह घर पर रहती हैं। यह उपरोक्त उदाहरण बताता है कि महिलाएं किन तरह के कामों में लगी रहती हैं, जिन्हें न केवल स्त्रीवाचक काम ही माना जाता है, बल्कि वह काम अदृश्य और बिना किसी भुगतान के रह जाता है। 4.6 सारांश।
जैविक लिंग, सेक्स और सामाजिक जेंडर के बीच अंतर दिखलाते हुए इस इकाई में जेंडर की अवधारणा की चर्चा की गई। जेंडर को एक सामाजिक निर्मिति के साथ साथ सांस्कृतिक निर्मिति के रूप में समझने में इकाई ने सहायता की। हमने यह भी देखा कि सामाजिक विभाजन के रूप में जेंडर ने समाजीकरण, कार्य, लैंगिक पृथक्करण और श्रम विभाजन के संदर्भ में महिलाओं और पुरुषों को भेदभावपूर्ण ढंग से प्रभावित किया है। 4.7 शब्दावली। सगोत्रता। सगोत्रता ऐसे व्यक्तियों के बीच संबंध है जो जैविक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक वंशानुक्रम से एक ही वंश के होते हैं। इज्जत के नाम पर हत्या, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग परिवार या सामाजिक समूह के किसी सदस्य की अन्य सदस्यों द्वारा की गई हत्या है। यह हत्या अपराधी, अधिकतर यह बड़ा समुदाय होता है, के इस विश्वास पर की जाती है कि पीड़ित ने परिवार या समुदाय की बदनामी करवाई है। ऑनर किलिंग के ज्यादातर मामले महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होते हैं। 4.9 अभ्यास के लिए प्रश्न। 1. क्या जेंडर की निर्मिति सामाजिक तौर पर होती है? अपने तर्कों को उपयुक्त उदाहरणों से पुष्ट करें। 2. समाज और संस्कृति के एक उत्पाद के रूप में जेंडर की व्याख्या करें। 3. श्रम विभाजन और लैंगिक पृथक्करण जैसे पहलू स्त्रीत्व और पुरुषत्व की धारणा की व्याख्या किस प्रकार करते हैं? धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।